आना है या इस पर विजय प्राप्त करना है। और इसी के संदर्भ में 5 देशों की यात्रा उन्होंने शुरू की और यूएई के बाद वो एम्स्टर्डम पहुंचे हैं। कर्नल सर से जब मैं बात करने जा रहा हूं तो एम्स्टर्डम में प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया भारतीय डायस्पोरा के सामने, उसको भी सुना और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया जिस अंदाज में वो करते हैं, और लोगों ने काफ़ी सराहा और मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। उस चुनाव में भी झालमुड़ी और बंगाल के चुनाव के परिणाम का जिक्र उन्होंने किया। खैर, झालमुड़ी और बंगाल के चुनाव के परिणाम पर हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बहुत ढेर सारी बातचीत हुई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि झालमुड़ी और बंगाल का चुनाव भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा पड़ाव कहा जा सकता है। ऐसा भारत में ही चर्चा नहीं है, पूरी दुनिया में है। क्यों और किस लिए, इस पर बहुत सारी बातें की गई हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। बंगाल में सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते ही कैबिनेट के पहले बड़े फैसले में एक ऐसा निर्णय लिया है जिस पर आज कर्नल सर बात करने जा रहे हैं और नई बात रखेंगे वो। और वो चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को फेंसिंग किया जाएगा, मतलब उस पर बाड़बंदी किया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, क्योंकि घुसपैठ की समस्या पर ये चुनाव लड़ा गया था। कई मुद्दों में ये एक मुद्दा था। पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रहीं जिसमें ममता दीदी मुख्यमंत्री अभी निवर्तमान हुई हैं, उनके कार्यकाल में भी इसकी अनदेखी की गई और नेशनल सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा अवैध घुसपैठियों के कारण, खास करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब शुभेंदु सरकार ने निर्णय लिया कि 45 दिन के अंदर वो जमीन जो सरकारें, राज्य सरकारें, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वामपंथी सरकार हो और चाहे ममता दीदी की सरकार, जो बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी, वो जमीन देने का काम 45 दिन में पूरा हो जाएगा। बॉर्डर की फेंसिंग होगी। बॉर्डर की फेंसिंग कितने दिन में होगी और क्या उसके परिणाम आएंगे, और बॉर्डर की फेंसिंग के बावजूद भी ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी कि इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोक दिया जाए। कर्नल सर आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। चूंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, भारत बांग्लादेश के युद्ध में इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, और जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं उनके बीच में भी बातचीत होती रहती है। सुरक्षा के जो मानक और मुद्दे होते हैं उन सब पर इन्होंने बहुत गहन विश्लेषण करना है, इसलिए इस पर अध्ययन भी किया है। उसकी कुछ खास और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताने जा रहे हैं, इसे सुनिएगा जरूर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। एक और बड़ी चुनौती देश के सामने थी। एक और बड़ा निर्णय देश की जनता ने लिया, विशेष रूप से वेस्ट बंगाल की जनता ने एक और बड़ा मैंडेट रूलिंग पार्टी को मिला। और मैं समझता हूँ असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के बाद जो सीरीज चल रही थी, वेस्ट बंगाल का जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इसने एक बड़ी निर्णायक सी विचारधारा देश को दी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो विचारधारा अब पैदा हुई है, ये पूरे देश का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए और 2029 में ये पैटर्न, अब जो छोटे छोटे पैच बचे हैं वहाँ भी इसी प्रकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स रूलिंग पार्टी बना पाए। ये एक नई बिगिनिंग है। ये एक ऐसा भी टर्निंग पॉइंट है जहाँ देश की जनता अब सोच रही है कि वो अपीजमेंट की पॉलिसी जो पिछले 70 साल से चली जा रही, वो जिसको भाईचारा कहते थे कि मैं भाई और तू मेरा चारा। खैर सर, जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ पे जमहूरियत, इंसानियत और डॉट डॉट डॉट, मैं बोलूँगा नहीं, बातें तो होती हैं, लेकिन सब भाई और चारा ही है मामला अभी भी।
मैं समझता हूँ इन जगहों के लिए भी एक बड़ी मिसाल बन जाएगी, क्योंकि जैसा हमारे शास्त्रों में कहा है कि किसी चीज की अति जब अत हो जाती है तब फिर प्रकृति प्ले करती है। प्रकृति का जो रौद्र रूप है सामने आता है, उस रौद्र रूप के जो परिणाम होते हैं वो परिणाम बंगाल की जनता ने मेरे ख्याल इस इलेक्शन में दिखाया और परिणाम हमारे सामने है। पर ये सिर्फ इलेक्शन का परिणाम है, सिर्फ इलेक्शन के परिणाम से वो सब कुछ नहीं, एकदम ओवरनाइट नहीं बदल जाएगा, जो कि पिछले 15 साल ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में दस्तूर बने हुए हैं। वो जो कैटल स्मगलिंग, जिसमें मोस्टली काउ स्मगलिंग होता था, बछड़े और लिमिटेड बफलो, ज्यादा काउस, वो अचानक रोक में नहीं आ जाएगा। आज की खबर में था पिछले कल जो हंगामा हुआ लाउड स्पीकर्स को लेकर, आखिर यूपी में भी तो लाउड स्पीकर कंट्रोल में लाए गए। अब वहां तो उनको बर्दाश्त नहीं किया, पुलिस स्टेशन में तो उनकी अरेस्ट हो गए हैं। तो इन सब चीजों को सेटल होने में कुछ समय लगेगा, पर मैं एक जो शुभ किरण देख रहा हूँ वो ये कि जो यूपी ने एक मिसाल सेट की बुलडोजर पर, लाउड स्पीकर पर, मदरसों पर, अब वही हमें फैक्टर असम में नजर आ रहा है, वही उत्तराखंड में नजर आ रहा है, वही बंगाल में भी, वही बंगाल में। अब शायद और मजबूती से करना पड़ेगा कि यहाँ एक अति से दूसरी अति को मिटाकर और एक नया सिलसिला तैयार करना है। तो ये चीजों को सेटल होने में टाइम लगेगा, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, निपुणता भी चाहिए, दृढ़ निश्चय भी चाहिए। दृढ़ निश्चय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सब चीजें नहीं वेस्ट बंगाल में जो अभी हुई हैं, जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, जिनका इशारा आपने शुरू में दिया, वो है एक तो बॉर्डर फेंसिंग, जिसको ममता दीदी होने देना नहीं चाहती थी। ऐसा तकरीबन 250 किलोमीटर का इलाका था जिस पर फेंस नहीं थी, और वो वहां बीएसएफ को पहुंचने ही नहीं देना चाहते। सरेआम लोग आर पार आते जाते थे, और वहीं से इन्फिल्ट्रेशन तो छुप छुपा के होता है, ये तो सरेआम निकल कर आते थे और आकर यहाँ तक इलेक्शन तक लड़े। यहाँ आकर ऐसे भी महानुभाव हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो वेस्ट बंगाल में लोकल इलेक्शंस में इससे पिछली बार इलेक्शन में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने अपना पूरा एक इलाका बनाया हुआ था। और जब बात होती थी बांग्लादेश जाने की, तो वो ऐसा जिक्र करते थे जैसे वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का भाग है। जी, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहूँगा सर, आप आश्चर्य में पड़ेंगे। जब ये चुनाव के पहले लगभग 20-25 दिन पहले, अब चूंकि आप जानते हैं कि नोएडा भी एक बड़ा हब है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर देश के तमाम राज्यों से मेड्स आती हैं या नौकर लोग आते हैं, सर्वेंट्स जो काम के लिए आते हैं, तो वो सब रिटर्निंग हो रहा था। और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया जो हर टक भारत पे है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला था कि इतने लोग जा क्यों रहे हैं बंगाल। तो मेट्स के बीच में जो चर्चा मैं उसको सुनता था, तो वो ये कहती हुई मैं उनको सुनता था बड़े आराम से, उस पर कुछ बोलता नहीं था, मैं बांग्लादेश जा रही हूँ, बांग्ला अपनी भाषा में, जो बंगाली लहजे में हिंदी बोला जाता, वो बंगाल का मतलब ही नहीं, वो बांग्लादेश
बंगाल जो है वो बांग्लादेश हो चुका है। ये कुछ कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े अनपढ़ लोगों के बीच में ये बताया गया कि वो बंगाल नहीं है, वो बांग्लादेश है। और ये जो कहते हैं ना, ये थॉट प्रोसेस जो है वो ये माइंडसेट जो है वो कट्टरपंथियों वाला है। आप समझ रहे हैं ना सर, वो जो निकलता है कि पूरा बंगाल जो है वो बांग्लादेश का है, या यूं कहें कट्टरपंथियों का है, या यूं कहें कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट है बंगाल। ये इसमें दिवाकर जी, कन्वर्ट हो यहाँ गया। भी जम्मू में सेटलमेंट्स हैं इनकी, जी 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 जी। बांग्लादेश की, हम्म, बांग्लादेशियों की हम्म, सेटलमेंट यहाँ प्रॉपर हम्म। मैडम महबूबा के रूल में बनाई नहीं, गई थी। मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा था सर, आपको ये भी बता दूं, क्योंकि उसमें ज्यादातर हिंदू थी। उनको बंगाल और बांग्लादेश में तो अंतर पता नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेट है भारत का और एक दूसरा नेशन है। लेकिन वो पूरा बांग्लादेश है, बंगाल की पहचान बांग्लादेश के रूप में उनको कराया गया, उनको बताया गया। समझ रहे हैं ना मैं सर? उसी संदर्भ में बता रहा हूँ कि यहाँ जो बस्तियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनकी बस्तियां बनी हुई हैं जी बाकायदा। जी जी जी। मैडम महबूबा ने हटमेंट्स बनाकर दी थी, हाँ। फ्री बिजली और फ्री पानी के साथ। उन बस्तियों से ये काम करने वाले अब जाना चाहते थे छुट्टी, इलेक्शन के लिए। हाँ, इलेक्शन के लिए, और गए, और गए, गए गए भी। इलेक्शन के लिए। जी जी जी। ये तो एसआईआर वगैरह हो गया जी जी जी। और वो वोट नहीं डाल पाए, या शायद पूरी तौर पर नहीं डाल पाए। हाँ, पूरे तौर पर नहीं डाल पाए, डालने में कुछ हद तक सफल भी हुए सर। कुछ तक सफल जरूर हो गए। हाँ। तो जम्मू से चलकर गए बंगाल में इलेक्शन, हाँ, बांग्लादेश में इलेक्शन में भाग लेने के लिए। जी 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 जी। खैर, आप सर जहाँ बता रहे थे मैं वहीं से आपको कहूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि अब मैं वापस आता हूँ जो बॉर्डर का। जी। अब वहाँ दो तीन किस्म के चैलेंजेस हैं। एक तो ये फेंसिंग होना है, जिसके लिए लैंड तो बड़ा क्लियर कर दिया चीफ मिनिस्टर ने कि 45 डेज तक लैंड हैंड ओवर हो जाएगी। अब वहाँ कुछ प्राइवेट लैंड्स भी हैं, और उस प्राइवेट लैंड्स के जो ओनर्स हैं वो दो प्रकार के हैं। शुभ समाचार ये है कि कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं आप जल्दी आइए और जो डॉक्यूमेंट हमसे साइन कराना है और जो भी कंपनसेशन आपने उस लैंड का देना है दीजिए, और यहाँ फेंस लगाइए। सही। बाहर से गुंडे आते हैं और यहाँ आकर गुस्ताखियां करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, मारधाड़ करते हैं, छोटी मोटी लूटपाट करते हैं, हमारा गाय बछड़ा खोल कर ले जाते हैं। एक ऐसी भी जनता वहां है जो चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी फेंसिंग करें। जी जी। कुछ ऐसी भी जनता है जिनका कि एक घर इधर है, दूसरा घर बांग्लादेश में है, बीच में फेंसिंग नहीं है, और वो सरेआम भी कनेक्टेड है। जहां छोटी फेंसिंग हुई है वहां उन्होंने फेंस के नीचे से टनल बनाकर अपने घर कनेक्ट किए हुए हैं। टनल बनाया जी। तो आप बांग्लादेश में अपने घर में घुसते हैं और भारत में निकल आते हैं, या भारत में घर से घुसते हैं और बांग्लादेश में टनल के थ्रू सामने वाले घर में इंटरनेशनल बॉर्डर टनल से क्रॉस करके पहुंच जाते हैं। इन सबको ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इन टनल्स को सील करना पड़ेगा, इन क्रिमिनल्स को वहां से हटाना पड़ेगा, जो इन इटसेल्फ एक मैसिव काम होगा। इसके अलावा दिवाकर जी, क्योंकि उस इलाके से मेरी पहचान है, जी जी जी। इस इलाके से मेरी इतनी पहचान है, वहां पर अगर गौर से देखा जाए बहुत से रिवर लाइन्स हैं, नालाज हैं, इतने चौड़े हैं, अब उन पर फेंसिंग कामयाब नहीं होगी। जैसे पानी बहता है, आसानी से तैरकर अंडर वाटर आर पार आया जा सकता है।
अब वहां पर शायद कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वहां क्रोकोडाइल्स ग्रो किए जाएं हम्म, और जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पैदल क्रॉस करने वालों के लिए। हम्म, क्रोकोडाइल्स और कुछ पॉइजनस किस्म के स्नेक्स भी होते हैं, उनकी वहां पर शायद अब इंडक्शन करनी पड़ेगी और रिवर लाइन पर वॉच पोस्ट भी बनानी पड़ेगी और ये सब एक मैसिव टास्क होगा इस बॉर्डर की फेंसिंग कम प्रोटेक्शन का, जो हमने एलओसी पे की या पंजाब बॉर्डर पर की, शायद उसके कंपैरिजन में एफर्ट रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। तो एक ये भी समस्या बीएसएफ और उनके साथ जो भी इंजीनियर एलिमेंट्स लगेंगे ये फेंसिंग बनाने के लिए और रिवर लाइन खास तौर पर जहां पर है उनकी प्रोटेक्शन के। हम्म, तीसरा समस्या कैटल जो भेजे जाते हैं, स्मगल किए जाते हैं, हम्म, बेतहाशा कैटल स्मगल किए जाते हैं रिवर लाइन पर, तो उनको ये मार पीट कर तैरा कर ले जाते, बांध देते हैं, उनके पीठ के ऊपर पट्टे लगाकर राफ्ट बना देते हैं, राफ्ट पर खुद बैठ जाते हैं, नीचे जानवर होता है, हम्म, ऊपर से सिर्फ राफ्ट नजर आता है, नीचे बंधे हुए जानवर जिनके पैर हाथ बंधे होते चारों पैर, तो उनके ऊपर फ्लोट करके ये उनको भी पार ले जाते, खुद भी चले जाते हैं। ये रिवर लाइंस पर हो रहा था हम्म, और हजारों लाखों की संख्या में ये कैटल भारत से चोरी करके उठाकर छीन कर या फिर वो कैटल जो दूध देना बंद कर देते हैं खरीद कर, ये सब पार भेजे जा रहे थे बांग्लादेश में बीफ की कंजम्पशन। इनको रोकना भी एक मेजर टास्क होगा और जब इनको आप रोकेंगे, इस कारोबार में जो लोग लगे थे वो किसी दूसरे क्राइम की तरफ शिफ्ट होंगे। अब उनको या तो मच्छी पालन या और कोई तरीकों से एंगेज करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो कि उनमें बहुत से भारतीय हैं बिल्कुल बिल्कुल। और वो कई कम्युनिटीज के हैं, एक ही कम्युनिटी का होना जरूरी नहीं, पर क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो इस कार्य में मदद करते थे। तो जो काउ स्मगलिंग या कैटल स्मगलिंग है उस पर भी कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वेस्ट बंगाल में। हम्म, मदरसे का आज एक आज्ञा दे दी है, आदेश दे दिया है, मदरसों को अब वहां बंद करने की सोची जा रही है, क्योंकि ऐसी कमेटी रिपोर्ट में क्लियर आ गया है कि मदरसों में केवल केवल एक ही सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जा रही है, मैथमेटिक्स, साइंस, कोई दूसरी लैंग्वेज, इवन बंगला नहीं है। हम्म, बंगाल में बंगला नहीं, उर्दू पढ़ाई जाती है और मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उससे बच्चों की मानसिकता किस ओर जाएगी और क्या वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे, क्या वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कलाम साहब की तरह बन पाएंगे। इस सब पर विचार कर कर मदरसों को या तो कन्वर्ट किया जाएगा, उनको जो फंडिंग दी जाती थी मौलवीज वगैरह को पे करने के लिए वो बंद, ऐसा सुरेंद्र जी ने एक आज्ञा आदेश दे दिया है। उसको भी कार्यबंद करने में अपोजिशन आएगी। अब एक अचरज तो नहीं पर नोट करने वाली बात है कि इन सब कार्रवाइयों की अपोजिशन हम्म, बांग्लादेश में हो रही है तो हो रही है क्योंकि इनको धकेला जाएगा वापस हम्म, बांग्लादेश। हम्म, वेस्ट पाकिस्तान या अब उसको सिर्फ पाकिस्तान कहिए, ईस्ट पाकिस्तान तो रहा नहीं,
पाकिस्तान में भी इसकी अपोजिशन शुरू हो गई है। अरबी तुम्हारा क्या लेना देना। फंडामेंटल इस्लामिज्म सर वही है, यही लेना देना है कि वो भारत के खिलाफ हो और इस्लाम का उसमें चाशनी हो, यही सारा खेल था। बंगाल को पूरी तरीके से उसका लैंड प्रयोगशाला बनाई गई थी। ममता दीदी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, जनता ने उन्हें हटा दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। अब तो यहाँ पर भी लेफ्ट लिबरल गैंग बोलेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नफरत फैलाई जा नेक्स्ट में उसी पर आ रहा था। जी। वो बोले तो बोले, वो दिन मुझे दूर नहीं लगता कि उनके समर्थक भारत में भी इस आवाज को, या एजुकेशन फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किसी तरह का तो इसको जामा पहनाकर यहाँ भी इस पर शोर शराबा करेंगे। दिवाकर जी, जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये भी बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि एक बार बंगाल को इन्होंने एक पिवटल पॉइंट, धुरी बनाया था, और इस धुरी में अगर ममता बनर्जी कामयाब होती तो मैं समझता हूँ केरला और कश्मीर इसको फॉलो करने में दूर नहीं रहते। तमिलनाडु इसको फॉलो करने में दूर नहीं रहता। जी जी। तो ये बहुत समय पर भारत सरकार ने निर्णय लिया। इलेक्शन का टाइमिंग भी एक बड़े अच्छे समय पर आया, और सैल्यूट है वेस्ट बंगाल की जनता को, जिन्होंने इतना निर्णायक परिणाम देकर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देकर अब एक ऐसी सुदृढ़ सरकार बनाई है जो कि 2/3 मेजॉरिटी से इन सब सख्त फैसलों को दे सकती है। सर उसमें भी एक बड़ी बात है, कह दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सीआरपीएफ की कंपनीज वगैरह वहां गई थी, उनको कम से कम 6 महीने अभी वहां और रुकना पड़ेगा। हो सकता है ये समय सीमा हमें और आगे भी बढ़ानी पड़ेगी। सर इसलिए वो 6 महीने रुकना पड़ेगा क्योंकि 2021 के चुनाव के बाद ही तो वहाँ इतने बड़े दंगे हुए थे, तो इस बार तो नहीं हो रहा है कुछ। क्योंकि देखिए सर, कहते हैं ना कि मार के आगे भूत भी भागता है, बहुत ही देसी कहावत है लेकिन सच है। आप तो इन सब चीज मामलों के एक्सपर्ट हैं, आर्मी के विशेषज्ञ हैं, सैन्य मामलों के साथ साथ आप भारतीय राजनीति में इस प्रयोग में क्या सफलता मिल सकती है इसके भी प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। सवाल ये है कि जो आपने कहा ना कि बंगाल की जनता इसलिए की क्योंकि ममता दीदी ने खुद बंगाल की जनता को मजबूर किया कि वो यूनाइट हो जाए, और यूनिफिकेशन जो हुआ है उसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदू पोलराइज्ड हो गया, मुस्लिम पोलराइज्ड हो गया। तो पोलराइज्ड होकर ही तो मुस्लिम वोट करता था, इसलिए ममता दीदी ऐसे निर्णय लेती थी। जबकि ममता दीदी को मैं एक बहुत अच्छा राजनेता मानता रहा, लेकिन जो हद उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में की और हदों को पार किया, जनता ने उसका खामियाजा भुगतने के लिए उनको मजबूर किया, उनको तैयार किया, उनको वार्न भी किया, नहीं समझी जनता ने मैसिव रिजल्ट्स दे दिया। अब 207 भारतीय जनता पार्टी वो दनादन निर्णय लेगी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात है वो मोदी के गारंटीज में आ रही हैं। इसलिए तो बंगाल की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि मोदी के गारंटी के तहत बंगाल को और राज्यों के मुकाबले एक इंडस्ट्रियल हब में परिवर्तित करना है, जिसकी शुरुआत यूं ही नहीं हो सकती। क्योंकि बंगाल इतना नीचे जा चुका है कि पहले उसको एक लेवल में लाने के लिए मुझे लगता है 5 साल लग जाएंगे, और इसलिए अगर 5 साल नहीं लगेंगे तो उसके पहले बहुत काम करना पड़ेगा। 5 साल का काम उनको 2.5 साल में ही करना पड़ेगा, और 2.5 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तब तो यूपी की और यहाँ तक कि अपने बगल वाले असम की कैटेगरी में बंगाल आएगा। बंगाल बहुत पीछे जा चुका है सर। जी सर। दिवाकर जी, बंगाल पीछे जा चुका है आप कह रहे हैं। मेरी तो पैदाइश स्वतंत्र भारत में नहीं हुई, जी जी जी। और मुझे छोटा था पर अब भी वो सीन भी याद है कहीं कहीं, और इतिहास में भी पढ़ा उसके बाद।
जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था कलकत्ता में, तब बंगाल पोलराइज नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज का पोलराइजेशन उससे ज्यादा भयानक है? ये बंगाल का पोलराइजेशन तो 1947 में हो गया था, जनाब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के वक्त में, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, और 6 जमात फारसी एक प्राइवेट टीचर से घर में पढ़े हुए थे। वो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितने पढ़े लिखे लोग थे हमारे यहाँ। मैं तो डॉक्टर पीएचडी इसकी बात कर रहा हूँ। वी हैड एन एजुकेशन मिनिस्टर जिसकी क्वालिफिकेशन थी 6 जमात पास थ्रू ए प्राइवेट टीचर एट होम, और वो आमरन जब तक मरे नहीं एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तभी तो एजुकेशन पॉलिसी की स्थिति आज भी नहीं संभल पा रही है सर। इसीलिए ये मदरसे आज तक चल रहे हैं। इसीलिए भारत में किसी भी हिंदू ग्रंथ की एजुकेशन उसी समय बैन हो गई थी, आज तक चल रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पोलराइजेशन तो तभी हो गया था। जी जी। पोलराइजेशन उससे पहले हो गया था। पाकिस्तान की बुनियाद ही इस पोलराइजेशन पर हुई। बिल्कुल सर, चूंकि आज कोई वो तिरंगे पर हाथ लगाकर कहे कि पोलराइजेशन हो रहा है, मैं कहता हूँ ये पोलराइजेशन से तो शुरू हुई। कर्नल सर, चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बंगाल फेंसिंग पर हम लोग थे कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन कैसे रुकेगा और कितनी चुनौतियां हैं जिस पर आपने बताया। हम इस पोलराइजेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और पहलू लेकर के आप अगले रिसर्च में आने वाले हैं इसी फेंसिंग को लेकर के। आज उस पर हमने सिर्फ प्रकाश डाला है। आगे अगर पूरा फेंसिंग हो जाएगा तो किस तरह की चुनौतियां और आएंगी, क्योंकि पूरी तरीके से बाड़बंदी होने के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोका जा सकता। कर्नल सर बताएंगे कि क्यों नहीं रोका जा सकता और कहां तक सफलता मिलेगी। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर आप अपना कमेंट दीजिए, अपनी राय रखिए, और पोलराइजेशन पर भी हम सर से बात करेंगे, क्योंकि ये इनके इमोशंस हैं। और चूंकि ये स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों को देखें, आर्मी में रहे हैं, और बांग्लादेश पर और बंगाल के बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो है उस पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक आर्मी पर्सनल अधिकारी के रूप में वहाँ एक काम भी कर चुके हैं, इसलिए जो बातें कर रहे हैं उसको समझिए। और साथ ही साथ देश और राज्य की राजनीति में जो परिवर्तन आया है उसको जो व्याख्या इन्होंने दी है उसके संदर्भ और प्रसंग को समझने की कोशिश करते हुए कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नल सर से कोई सवाल हो तो पूछिए। अगले वीडियो में इसी पर जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो उस सवाल का जवाब भी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।